नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी का स्वागत है न्यूज 21 में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और पार्किंसंस स्पेशलिस्ट डॉक्टर वैभव माथुर। आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो धीरे धीरे शरीर की गति और संतुलन को प्रभावित करती है, यानी कि पार्किंसंस रोग के बारे में। डॉक्टर माथुर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं व्यूअर से भी कि उनको हमारे शो से एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, जानते नहीं है। तो सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा होगा कि पार्किंसंस रोग आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। तो पार्किंसंस रोग एक न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी है, मानी ब्रेन के सूखने की बीमारी। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ आप जानते ही हैं कि बॉडी के हर सेल में थोड़ा ना थोड़ा सुखाव आता ही है, पर यहाँ पे ब्रेन के वो एरिया सूख रहे हैं जिनसे डोपामिन निकलता है। इसको हम लोग अपनी भाषा में बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। तो ब्रेन के बेसल गैंग्लिया सूखने से धीरे धीरे डोपामिन कम होने लगता है। डोपामिन के कम होने की वजह से पेशेंट स्लो होने लगते हैं, धीरे धीरे उनके हाथों में कंपन होने लगते हैं और उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। और यही बीमारी धीरे धीरे पार्किंसंस रूप के रोग के बारे में इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपने बोला कि हाथ धूजने लगते हैं और सब कुछ, उसके अलावा क्या होता है? जैसे लोगों को पता ही नहीं है, कुछ लोगों ने तो ये बात ही पहली बार सुनी होगी। करेक्ट। तो मैं आपको बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जांपल्स बताता हूं। तो पेशेंट्स हमको कई बार बताते हैं कि साहब आजकल हमें काम करने में टाइम ज्यादा लगता है, नहाने में, कपड़े चेंज करने में। हम वॉकिंग पे निकलते हैं तो हमारे साथ वालों से थोड़े पीछे रह जाते हैं। पहले हम इनको बराबर चल पाते थे, लंबे लंबे कदम लेके नहीं चल पाते। स्पेशली जब टर्न लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं बैलेंस बिगड़ के गिर ना जाऊं। तो इसको लोग बाग हमको कहते हैं कि साहब मैं तो आजकल क्या है, एक छड़ी रखता हूं, बस उसको यूज नहीं करता, केवल गिरने से रोकने के लिए। तो इस तरह से इनिशियल बैलेंस प्रॉब्लम्स आती है। कई लोग हाथों के सिम्टम से बताते हैं कि साहब आजकल हमारे बैंक के साइन मैच नहीं कर रहे हैं, हमारी राइटिंग के अंदर बदलाव आ गया है, या देखते देखते घर वाले कहते हैं कि ये किसी से बात कर रहे हैं और इनका अंगूठा ऐसे 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 करके हिलता रहता है। तो कंपन या धीमापन या जकड़न या असंतुलन, ये सब सिम्टम्स एक एक करके धीरे धीरे पेशेंट्स को आते हैं। और इस तरह अर्ली डिटेक्शन से आप मान सकते हैं कि ये पार्किंसंस के लक्षण चालू हो रहे हैं। और ये जैसे लक्षण आपने बताए, तो ये किस उम्र में सबसे ज्यादा होता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लड़के लड़कियां या कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि 40-45 वाले लोग को भी हो सकता है कि कई बार होता है, हमारे आसपास लोग मौजूद होते हैं कि वो इधर देखते हैं, उनको चक्कर आते हैं, तो वो लोग वो गूगल करते हैं सीधे। तो वो गूगल उनको बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि गूगल के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन करेक्ट वाली नहीं है। तो उस बारे में बताइए कि किस उम्र में ये होता है। करेक्ट। तो जैसे डोपामिन की जो डेफिशिएंसी है उसका सबसे कॉमन एज ग्रुप है 60 के ऊपर। तो 60-65 के बीच में ये बीमारी जनरली चालू होती है। पर ये कहने की इंपॉर्टेंट बात है कि यंग पार्किंसंस के पेशेंट्स अब बढ़ते जा रहे हैं। तो 40 to 60 का एज ग्रुप को हम कहते हैं YOPD, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। तो यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पर हम कभी कभी आने वाले चक्करों की बात नहीं कर रहे। जैसे अभी आपने पूछा कि अचानक से कभी यंग एज में भी हमको चक्कर आ जाते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जब आप रेगुलर इम्बैलेंस में रह रहे हैं, आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ रहा है, या आपका एक हाथ जो है वो दूसरे के मुकाबले काफी स्लो लग रहा है, तो ये रेगुलर बेसिस पे अगर चलता है तब हम इसको मूवमेंट डिसऑर्डर मानते हैं या पार्किंसन की शुरुआत मानते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि मूवमेंट डिसऑर्डर आप तब मानते हैं, तो शरीर के कौन से अंग सबसे ज्यादा पहले फर्स्ट स्टेज में प्रभावित होते हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं वो इस चीज को समझ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए? तो अगर आप अंग पूछे मुझसे सबसे पहले, तो सबसे पहले आप हाथ मान सकते हैं कि सबसे पहले ये हाथों को प्रभावित करती है। मोस्टली एक साइड से बीमारी चालू होती है, तो आइदर लेफ्ट या फिर राइट साइड के हैंड में लोग बताते हैं कि या तो उनके अंगूठे या अंगुली हिलने लगी है, या फिर उस हाथ से काम करने में दिक्कत आने लगी है। लोग प्रिडोमिनेंटली जिनको राइट में गड़बड़ है वो लेफ्ट से चाय पीना चालू कर देते हैं, या लेफ्ट से मतलब राइट से कोशिश करते हैं कि बस एक साइन करके ज्यादा ना लिखें। तो हाथों से ही शुरू हो सकता है, पर इसकी बीमारी के लक्षण आगे जाके लगभग बॉडी के हर पार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कई लोगों को जबड़े में कंपन होता है, जबड़ा हिलने लगना, कईयों को गर्दन हिलने लगना, कईयों के अंदर पैरों के अंदर बैठे बैठे पैरों में कंपन चालू हो जाता है। तो ओवरऑल तो सारी बॉडी के पार्ट्स में ये मूवमेंट्स की बीमारी हो सकती है, पर जनरली शुरुआत हाथों से। और जैसे कई बुजुर्ग को हम देखते हैं कि जैसे गार्डन में हम जाते हैं तो कई बुजुर्ग एक अपना गर्दन का एक मूवमेंट रखते हैं जिसमें उनकी गर्दन कंटिन्यू, तो वो भी क्या पार्किंसंस का ही एक रोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, एल्डरली लोगों के अंदर इसके मिस होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे समाज में थोड़ी भ्रांतियां हैं कि भाई कंपन तो इनकी उम्र की वजह से इनको हो रहा है, या ये तो कमजोर हो गया है शरीर इसलिए कंपन हो रहा है। तो एक्चुअली कंपन को थोड़ा नजरअंदाज किया जाता है सोसाइटी में। कंपन किसी कमजोरी की वजह से नहीं है, ब्रेन के बॉडी के कंट्रोल की गड़बड़ की वजह से। तो इस तरह की बीमारियों को आपको न्यूरोलॉजिस्ट को थोड़ा दिखाना चाहिए, पार्किंसंस पॉसिबल हो सकता है। और जैसा कि अभी तक तो हमने जाना कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसका बीमारी का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि होती क्यों है? जी,
तो जैसा मैंने बताया 60 प्लस में तो ये डीजेनरेटिव है, मतलब ब्रेन सूख रहा है, जैसे लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, घुटने का पानी सूख रहा है, उसी तरह से होता है। यंग पार्किंसन पेशेंट्स के अंदर विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक अनुवांशिक कारण हो सकते हैं। कभी कभी मेडिकेशन से पार्किंसन हमने देखा है, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि साहब मेरा 6 महीने से हाथ हिल रहा है, और हम उनसे पूछते हैं कि कोई नई दवाई तो आपने चालू नहीं करी, तो पता चलता है कि कुछ गैस की गोलियां जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो लिए जा रहे हैं। तो देयर आर सम मेडिकेशंस जैसे लिवोसल्फिराइड, मेटोक्लोप्रामाइड, ये गैस की टैबलेट्स इजीली काउंटर्स पे मिलती है, और इसको लगातार लेते रहने से आपके अंदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स या पार्किंसन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, मेडिकेशंस कारण हो सकते हैं, कभी कभी जो बाकी चीजें हैं जैसे आपके खान पान के अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसीज हो गई, या कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि गाँव के अंदर जो वेल वाटर या कुएं का पानी है उसमें थोड़ा सा पार्किंसन के लक्षण ज्यादा आते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल कॉजेज हैं जो इसका कारण बन सकते हैं। और कौन सी जांच या टेस्ट होता है जिनके जरिए इसका पता लगाया जा सकता है? तो पार्किंसंस को ज्यादातर हम लोग क्लिनिकली ही टेस्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम पेशेंट्स के इन सिम्टम्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और हम मानते हैं कि यहाँ पे ये पार्किंसंस के लक्षण है। पर इसका डोपामिन स्कैन भी आजकल हो गया है, तो ये पहले बहुत कॉमन नहीं था, पर अब हमारे स्टेट के अंदर तो ये राजस्थान में और जयपुर में तो होता है। डोपामिन का ब्रेन का स्कैन करा सकते हैं, अगर ब्रेन में ही डोपामिन कम निकल गया तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स पार्किंसन के। अब अगर बात करें, अब आपने बताया एज डिफरेंस, अगर आप इसे बात करें जेंडर, तो जेंडर में महिलाओं को ज्यादा है, पुरुषों को ज्यादा है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है? ये स्टडीज डिफरेंट है, ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड है उसके अंदर फीमेल ज्यादा है, लेकिन इंडिया के अंदर मेल्स के अंदर ज्यादा है। और अगर अब जैसे आपने सब कुछ बताया कि कारण क्या होते हैं, टेस्ट कौन से होते हैं, एक हमने आजकल एक टेक्निक के बारे में सुना है जो कि है DBS सर्जरी, तो ये क्या होती है, कितनी कारगर है, क्योंकि नई सर्जरी है और आप इसमें अंदर स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। तो ये बहुत ही अनोखा चीज है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप देखें, आप मरीज को डोपामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, ज्यादातर केसेस में हमारे पास डोपामिन की टैबलेट्स रहती हैं जो हम मरीजों को देते हैं, उससे उनके मूवमेंट्स अच्छे हो जाते हैं, पर उसका असर धीरे धीरे कम होता जाता है। जब आप बीमारी की इलाज शुरू करते हैं तो मेडिसिन 5-5, 6-6 घंटे असर करती है, धीरे धीरे 4, फिर 3, फिर 2, और ज्यादातर केसेस में पार्किंसन के पेशेंट जब पुराने हो जाते हैं 8-10 साल, तो वो हर 2-2 घंटे के अंदर डोपामिन की टैबलेट्स लेते रहते हैं। उससे उनके धीरे धीरे डोपामिन की मेडिकेशन का असर कम हो जाता है और उनके अंदर कभी कभी मूवमेंट्स सही आ भी नहीं पाते। यहाँ जरूरत पड़ती है सर्जिकल DBS की, मानी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस जी। इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपकी अब केमिकल डोपामिन असर नहीं कर रही है, तो अब हम इलेक्ट्रिकल डोपामिन का यूज करते हैं। मानी ब्रेन में 2 छोटे छोटे तार डालते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और उस तार को एक पेसमेकर से कनेक्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा कार्डियक पेसमेकर्स के बारे में कि जब आपका हार्ट वीक है तो एक पेसमेकर लगेगा और आपका हार्ट अच्छा काम करने लगेगा। ये है ब्रेन पेसमेकर। तो आपका ब्रेन जब वीक हो गया है तो ये पेसमेकर आपको उसी तरह से इलेक्ट्रिकल डोपामिन देता है जैसे वो आप केमिकल डोपामिन ले रहे थे, और जो ही पेसमेकर ऑन होता है पार्किंसन के पेशेंट्स के कंपन रुक जाते हैं, चलने लगते हैं। तो बहुत ही मैं कहूंगा करिश्माई इलाज है अगर आप सही पेशेंट पे करते हैं तो। और अब तक आप कितनी सर्जरी कर चुके हैं ऐसे? तो पहले अगर आप पूछें इंडिया में ये सर्जरी कब से आई है, तो 1998 से ही इंडिया में है। मुंबई में, कोलकाता में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, इन कुछ सेंटर्स पे धीरे धीरे चालू हुई है। राजस्थान में हमने इसको शुरू किया है 2024 लास्ट ईयर में, एंड वी हैव ऑलरेडी डन 6 सक्सेसफुल केसेस। 6 पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी करा रखा है, और लाइन में 25-30 पेशेंट्स बेचारे और हैं जो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनके लिए ये प्लान करें। तो DBS सर्जरी के अंदर इस पेसमेकर को लगाने के बाद उनको पेसमेकर को प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कि लेफ्ट में कितना करंट चाहिए, राइट में कितना चाहिए। उस प्रोग्रामिंग के साथ साथ धीरे धीरे इनका संतुलन वैसा ही हो जाता है जैसा नॉर्मल लोग। तो फिर कितने टाइम में जो पेशेंट होता है जिनके साथ सर्जरी आपने अभी तक करी, तो कितने समय में उनको हॉस्पिटल लाना पड़ता है? इनिशियल डेज में हम लोग 15 दिन या 30 दिन में बुलाते हैं, और अब तो ये 6 पेशेंट मुझे लग रहा है 3-3 या 6-6 महीने पे आते हैं। और क्या खान पान या योग या व्यायाम या एक्सरसाइज जीवन शैली में किस तरह के बदलाव करने चाहिए? तो जैसा आप आई थिंक ज्यादातर बीमारियों के बारे में हम पढ़ते हैं, हमसे लोग बात पूछते हैं कि सर डोपामिन की टैबलेट्स तो ठीक है, ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि हमारा डोपामिन अपना ब्रेन का ही निकलने लगे? तो हम लोग 2-3 चीजें कहते हैं। एक तो एरोबिक एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग के अंदर आप जो साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब चीजें करना अगर शुरू करें तो आपकी थोड़ा सा डोपामिन का प्रोडक्शन पहले से बेटर हो जाता है। दूसरा सोशल इंटरेक्शन, लोगों से मिलना जुलना कभी बंद ना करें। आपका जो ब्रेन का डोपामिन है वो हमारा हैप्पी हार्मोन है, तो अगर हम लोग लोगों से मिलना जुलना, आप जानते ही हैं कि जब कोई पेशेंट इस तरह से कंपन से ग्रसित होता है तो वो बार बार चाहता है कि मैं घर में ही रहूं, आप लोग बाहर जाओ, मैं मिलना जुलना कम हो जाता है। तो ये सोशल इंटरेक्शन अगर आप कम कर देते हैं तो उल्टा आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और डोपामिन का प्रोडक्शन और कम हो जाता है। तो सोशल इंटरेक्शन, एरोबिक एक्सरसाइजेस, और अपनी डाइट के अंदर अच्छा फ्रूट्स का सेवन करना, सैलड का सेवन करना, और तेल मसालों को कम रखना, ये एक जनरल चीज है जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर वैभव माथुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, क्योंकि कल आज 11 अप्रैल है
और 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे भी होता है। और हमारा मैं आशा करूंगी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हमारा शो भी पसंद आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का। थैंक यू।